एपिसोड 21। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने अपने पास पड़ा हुआ है कंबल उठाया और मन्नत को ढक दिया। तभी जल्दी से गीता सैनिटरी नैपकिन लेकर आए और उसने अथर्व के हाथ में पेनकिलर और सैनिटरी पैड्स दिए। पर वो मन्नत को अथर्व की गोद में इस तरह बैठे हुए देख के थोड़ा असहज हो गई और उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मन्नत ने भी शर्म से अपना सर नीचे छुपा रखा था और वो गीता की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रही थी। गीता, सर गर्म पानी तैयार है। अथर्व, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। गीता बहुत जल्दी वहां से भागना चाह रही थी क्योंकि वो सामने का माहौल देखकर असहज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नए शादीशुदा जोड़े के बेडरूम में घुस आई है। अथर्व ने वैसे ही बैठे बैठे मन्नत को दर्द की दवाएं और गर्म पानी दिया। मन्नत झुकी चोर नजरों से अथर्व को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि इस आदमी को कोई कैसे मना कर सकता है। अथर्व मन्नत को इस तरीके से देखता हुआ देखकर बोला, अभी घूरना बंद करो, बाद में घूर लेना। मन्नत ने जल्दी से अपनी नज़र कहीं और कर ली और उसने अपना सर तकिए में छुपा लिया। अथर्व ने उसे ऐसा करता देखकर कहा, अपना सर बाहर निकालो। अब क्या तकिए के अंदर रास्ता ढूंढ रही हो? तकिए के अंदर यहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मन्नत, सॉरी, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर अब मैं ठीक हूँ। असल में मन्नत ने जब से विराज से शादी की थी उसकी तबीयत टेंशन और स्ट्रेस की वजह से अक्सर खराब ही रहती थी। उसे हमेशा ही कमज़ोरी महसूस होती रहती थी। पर मन्नत अथर्व की शक्ल देखकर सच बोल ही नहीं पाई क्योंकि अथर्व उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी खा जाएगा। अथवा जो भी है, मैं कल अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारा चेकअप कराऊंगा। ये कहकर अथर्व सीधे बाथरूम में चला गया और कपड़े बदलकर आकर मन्नत के बाजू में लेट गया। अपने बाजू में अथर्व को लेटा हुआ देखकर मन्नत नर्वस हो गई और तभी उसने सकुचाते हुए पूछा, आप रात को यही रुकने वाले हैं? अथवा, हाँ, क्यों? मन्नता, नहीं, कुछ नहीं। फिर मन्नत मन ही मन सोच रही थी कि आज तो अथर्व उसके साथ उसी के बिस्तर पर सो गया। अब वो क्या करे? मन्नत के मन में अभी ये उधेड़बुन चल ही रही थी कि अथर्व ने मन्नत को छेते हुए कहा, वैसे ऐसे दर्द को ठीक करने का एक और तरीका है, जानना चाहोगी? मन्नता, नहीं, बिल्कुल नहीं। लिया। और ये कहकर मन्नत ने जल्दी से अपना चेहरा रजाई में छुपा। मन्नत और अथर्व एक बिस्तर पर सो रहे थे। मन्नत को लेटते ही जल्दी नींद आ गई। शायद दवाइयों का असर था, पर हमेशा उसे अकेले बिस्तर पर सोने की आदत थी और इस बिस्तर पर भी उसे अकेले ही सोने की आदत थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आधी रात होने तक मन्नत आधे से ज़्यादा अथर्व के ऊपर आ चुकी थी। सुबह जब मन्नत जागी तो उसका पैर और हाथ अथर्व के ऊपर था। एक पैर उसके पैरों के ऊपर रखा था और हाथ सीने पर। अथर्व मन्नत से पहले जाग चुका था, पर वो मन्नत की नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप लेटा रहा। जैसे ही मन्नत की नींद खुली वो अपने आप को उस स्थिति में देखकर असहज हो गई और वो शर्मा गई। उसने जल्दबाजी में अपने हाथ पीछे खींच लिए। तभी अथर्व ने उसे कहा, तुम्हारे फ़ोन पर मिस्ड कॉल आया था। मन्नता, ओ ठीक है, मैं देख लूँगी। अथवा, वैसे अगर तुम चाहो तो तुम जो अभी कर रही थी वो कंटिन्यू कर सकती हो, या कहो तो मैं आगे कुछ करूँ? मन्नता, कर तो सकती हूँ पर। अथवा, हाँ बिल्कुल, आगे बोलो। अथर्व अच्छे से जानता था कि मन्नत कहती कुछ है और करती कुछ और। मन्नत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बाद में करूँगी, और वहाँ से भाग गई। एपिसोड 22। बाहर जाकर मन्नत ने रोहन को फ़ोन किया। रोहन झुंझलाया हुआ था। उसने गुस्से में मन्नत से कहा, अब क्या तुम अपना फ़ोन कैसे उठाना है ये भी भूल गई हो? कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ। मन्नता, मैं सो रही थी, मुझे गहरी नींद लग गई थी। रोहना, मैं कब से तुम्हें बताने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ कि विराज ने तुमसे निपटने के लिए अब एक नया तरीका खोज लिया है। वो उस डायरेक्टर की बीवी को मीडिया में लेकर आ गया है और वो डायरेक्टर की बीवी मीडिया में सबको रो रो कर ये बता रही है कि उसने तुम्हें और उस डायरेक्टर को रंगे हाथों बिस्तर पर पकड़ा था। मन्नता, क्या उसने मुझे क्या करते हुए पकड़ा था? खैर छोड़ो, मैं अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल जा रही हूँ, वहाँ से लौटकर उस औरत से मैं खुद मिलने जाऊँगी। रोहना, मुझे तो लगा तुम ऑलरेडी अथर्व के साथ हो, तो फिर तुम अब इन सब चीज़ों से अकेले क्यों निपटना चाहती हो? उसके लिए तो ये छोटा सा काम है। अथवा, रोहन देखो, मेरी ज़िंदगी में और मेरे लिए अब इस दुनिया में सिर्फ तुम, दादाजी और भाई ही बचे हो जिन पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ।
तो प्लीज़ इस तरीके से बिहेव करना बंद करो। तुम मेरे और अथर्व के बीच क्या रिश्ता है उसे शायद अभी नहीं समझ पाओगे। रोहना, मुझे समझना भी नहीं है, कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करना। मन्नत, ठीक है। मन्नत नीचे जाकर अथर्व से ये पूछना चाहती थी कि क्या वो उसके साथ में ब्रेकफास्ट करेगा, पर उसने जाकर देखा कि अथर्व तो पहले जाने के लिए तैयार हो चुका है। रात को जो अथर्व मन्नत के साथ फ्लर्ट कर रहा था इस वक्त बिल्कुल शांत और गंभीर था। मन्नत को ये देखकर झुंझलाहट हो रही थी और वो जो पूछ रही थी अथर्व ने उसकी बात का सिर्फ जवाब दिया था, मैं बिजी हूँ। मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अथर्व उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से अथर्व अचानक उससे दूर हो रहा है। बात को समझने के लिए मन्नत ने अथर्व का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझसे नाराज हो अथवा विराज उस रोहन को ढूंढ रहा है कि आखिर ये रोहन कौन है, और सच पूछो तो ये जानने में मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आखिर ये रोहन है कौन जिससे तुम चोरी छुपे मिलती हो? अथर्व का सवाल सुनते ही मन्नत जोर से हंसी और कहा, तो आप इसलिए गुस्सा हो क्योंकि आप रोहन से जल रहे हो। फाइनली मन्नत को समझ में आ गया था कि आखिर अथर्व गुस्सा क्यों है, क्योंकि उसने मन्नत के फोन पर इतनी सुबह रोहन का मिस्ड कॉल देखा था। मन्नता, आपको मेरा कजिन ब्रदर याद है? जब हम छोटे थे एक पार्टी में वो भी हमारे साथ आया था, आपको याद तो होगा। मन्नत की बात सुनकर अथर्व का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अथवा हाँ याद है। मन्नत ने अथर्व को छेड़ते हुए कहा, आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है, आपका पारा कुछ ज्यादा ही ऊपर है। और आप एक चीज सोचो ना, मेरे इतने छोटे छोटे पैर हैं, 2 नावों पर एक साथ कैसे चलूंगी? अथर्व ने मन्नत को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, अगर तुमने ये कोशिश भी की तो इन पैरों को भूल जाना। मन्नता, बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे अभी भी कुछ साल अपने पैर चाहिए। अथवा वैसे तुम्हारे पैरों का चलने के अलावा और भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है। सिया मतलब? अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। मन्नत अब शायद अथर्व की बात का मतलब समझ गई थी, इसलिए शर्मा के कहा, मुझे नीचे उतारो। अथर्व मन्नत को छेड़ रहा था और मन्नत को ऐसा महसूस हो रहा था कि मन्नत उसके साथ बस बहाव में बहती चली जा रही है। मन्नत अभी भी अथर्व की बाहों में थी, तभी गीता फिर से आ गई। इन दोनों को इस तरीके से एक दूसरे में खोया हुआ देखकर गीता शर्मा गई और वहां से चली गई। गीता को इस तरीके से जाता हुआ देखकर मन्नत बहुत शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। अथर्व ने मन्नत को नीचे उतारते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आगे अगर तुम्हें कभी मुसीबत आएगी तो मैं वो पहला शख्स होऊंगा जिसे तुम मदद के लिए फ़ोन करोगी, ना कि किसी और को। ये कहकर अथर्व बिला से बाहर चला गया और मन्नत पीछे खड़े ये सोचती रह गई, क्या वाकई में ये जो काश ये सब पहले हुआ होता तो कितना चल रहा था सच था, और अगर ऐसा है तो कितना क्यूट है। अच्छा हिट, मुझे इतना कुछ झेलना नहीं पड़ता। अब मन्नत को एहसास होने लगा था कि शायद अथर्व के दिल में अब उसके लिए थोड़ी सी ही सही कहीं कोई जगह है। वो महज उसके टाइम पास का एक खिलौना नहीं है। एपिसोड 23। अथर्व जैसे ही अपनी कार में आकर बैठा, उसके सेक्रेटरी ने उसके लिए सारी खबरों को छांट के रखा था। ये उसका रोज का काम था, सारे शहर के जरूरी खबरों को छांट कर रखना। पर रोज के दिनों में और आज में फ़र्क ये था कि रोज वो सिर्फ बिजनेस न्यूज़ रखता था। पेज 3 की न्यूज कभी भी अथर्व की खबर का हिस्सा नहीं होती थी, पर आज उसने बिजनेस न्यूज़ के अलावा ग्लैमर वर्ल्ड की खबरों को भी जोड़ रखा था और एंटरटेनमेंट सेक्शन का एक एक शब्द उसने अच्छे से पढ़ा था। अथर्व को न्यूज देते हुए सेक्रेटरी ने कहा, सर आप क्या चाहते हैं? मैम ये सब कुछ खुद अकेले हैंडल करे या आप बीच में कुछ बोलेंगे? सेक्रेटरी का इशारा डायरेक्टर की बीवी के मीडिया में आने की तरफ था। अथवा उसे खुद संभालने दो, थोड़ा मजा उसे भी लेने दो, पर ध्यान रखना उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी न हो और रोहन की पहचान गुप्त ही रहनी चाहिए। सेक्रेटरी को समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व ऐसा क्यों कह रहा है। कल तक तो अथर्व उसके पीछे पागल था, उसे ढूंढना चाहता था, आज खुद कह रहा है कि उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अथर्व के घर से निकलने के बाद मन्नत ने अपना फ़ोन उठाया और एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखते हुए फ्रेश होने के लिए बेडरूम की तरफ चली गई। न्यूज़ में एक खबर के हिसाब से मन्नत ने किसी मिस्टीरियस मैन को पटा रखा था। मन्नत के शादियों को तोड़ने की भी खबरें थी, और तो और ये भी थी कि मन्नत को रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया है, और उस पल की तस्वीरें भी लोगों के पास है, जो समय आने पर सबूत के तौर पर पेश की जाएंगी।
मन्नत मन ही मन सोच रही थी कैसे पागल लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता। मैं अभी सिर्फ 24 साल की हूँ और क्या कभी भी ऐसे अधेड़ उम्र लोगों में मेरा इंटरेस्ट होगा जिनके सिर पर बाल भी नहीं बचे हैं। और अगर फोटो को बनाना ही था तो थोड़ा ढंग का बना लेते, कम से कम कोई ढंग का हीरो ही ले लेते। बताओ, मेरा अफेयर भी कराया तो किससे, एक अधेड़ बुढ़े से। मन्नत ने खबर को पढ़ते ही तुरंत अपने पब्लिक अकाउंट से एक कमेंट किया, मैं ठीक 10 बजे हॉस्पिटल जा रही हूँ। अगर आप सबको देखना है कि मैं किसके साथ सोई हूँ या कौन वो बूढ़ा आदमी है तो आइए और पता कर लीजिए। अभी भी मन्नत के बहुत से फैन बाकी थे जो उससे बचाव में आकर खड़े हो रहे थे, पर मन्नत के ये कमेंट करते ही उसका पब्लिक अकाउंट कमेंट्स से भर गया। कुछ लोग लिख रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी सामने आना चाहती है। कुछ का कहना था कि ऐसा बदला लेने के लिए कर रही है, तो कुछ को ऐसा लग रहा है जैसे वो जले पर नमक छिड़कना चाहती है। मन्नत के इस बयान की वजह से हॉस्पिटल के बाहर अच्छा खासा मीडिया वालों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया था। मन्नत जैसे ही से हॉस्पिटल पहुंची, लोगों ने उसे घेर लिया और उसे सवाल पूछने लग गए। मन्नत, सबसे पहली बात, प्लीज़ आप सब लोग थोड़ा शांत रहिए, ये हॉस्पिटल है। और दूसरी बात, अभी तक पता नहीं है कि उस डायरेक्टर की वाइफ मुझसे मिलने के लिए आएंगी या नहीं, वो सामना करना चाहती है या नहीं। और आप सब एक प्रेग्नेंट लेडी को प्लीज़ परेशान न करें। अगर आप लोगों की वजह से हॉस्पिटल कोई दिक्कत हुई तो मैं आप सबकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी मैं भी जानना चाहती हूँ कि मिसेज शर्मा, डायरेक्टर की वाइफ, आखिर कहना क्या चाहती है, उन्होंने ऐसा भी क्या देख लिया था। ये कहकर मन्नत साथ वाले कैफे में जाकर बैठ गई और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर ली। मन्नत अच्छे से जानती थी कि मिसेज शर्मा को इंटरनेट से उसके कैफे में बैठे होने की खबर आराम से मिल जाएगी, तभी बार बार मीडिया वाले उससे जाकर बात करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में एक ने आकर कहा, मन्नत आप बैठी है तो क्यों ना आप हमारे थोड़े सवालों के जवाब दे आखिर उस रात हुआ क्या था। एपिसोड 24। रिपोर्टर्स अपने सवालों के जवाब जानना चाहते थे, उनके लिए मन्नत का पक्ष जानना भी जरूरी था। और वैसे भी पिछले कुछ समय से ये हॉट टॉपिक तो बना ही हुआ था जिससे उन्हें काफ़ी पब्लिसिटी मिल सकती थी। इसलिए उन लोगों ने मन्नत से उस रात क्या हुआ था बांटने की रिक्वेस्ट की। मन्नत, ठीक है बैठो। और मन्नत ने आगे बताना शुरू किया, उस रात तो कुछ भी नहीं हुआ था, पर जिस रात की ये फोटो है उस रात एक अवार्ड का सेलिब्रेशन था। मेरी एजेंसी ने मुझे कॉल करके ये बताया था कि उसके लिए एक डिनर रखा गया है और मुझे एक किसी आने वाली नई पिक्चर के लिए भी लोगों से मिलना था, इसलिए मैं उसी के हिसाब से कपड़े पहनकर गई थी। पर मेरे एजेंट ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, इसकी वजह से वो होटल तक मेरे साथ आया तो सही, पर कार से नीचे नहीं उतर पाया और उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से प्लान था, इसलिए मैं जैसे ही ऊपर पहुंची, मैं अकेले ऊपर जा रही थी। मेरी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से ऊपर कमरे में जाने से पहले किसी और एजेंट को मुझे मिलना चाहिए था, तो मुझे भी लगा कि ऊपर कोई न कोई मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और इसलिए मैं सीधे होटल के उस कमरे में चली गई जहां पर मीटिंग होनी थी। मैं जैसे ही कमरे के अंदर पहुंची, डायरेक्टर शर्मा जी बहुत ही नशे में वहां पर सोफे पर लेटे हुए थे और उन्होंने बहुत पी रखी थी, इसलिए मैं मुड़ी और वहां से तुरंत निकल गई। शायद कमरे से निकलते हुए मिसेज शर्मा ने मुझे देखा और मेरी फ़ोटो खींची, पर तब कुछ नहीं हुआ। और अब इतने समय के बाद अचानक उस फोटो पे एक अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा हो चुका है। मन्नत के जवाब के हिसाब से किसी को भी इस बात में गलतफहमी होना लाजमी था। मन्नत, और अगर इसके बाद भी आप लोग पता करना चाहते हैं तो आप होटल के सर्विलियंस कैमरे से आराम से पता कर सकते हैं। होटल में चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे और वैसे भी काम्या ये अच्छे से सबके सामने कन्फेस कर चुकी है कि विराज के साथ मिलकर उसने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। फिर भी आप लोगों को शक है तो मैं क्या बोलूं। अभी मन्नत न्यूज़ रिपोर्टर्स को अपने जवाब दे ही रही थी और वहां पर लोगों ने भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि हर कोई मसालेदार खबर का हिस्सा बनना चाहता था। तभी अचानक से कुछ 20 बॉडीगार्ड आए और उन्होंने भीड़ को अलग करना शुरू कर दिया और बड़े ही सलीके से सारे के सारे पब्लिक को कंट्रोल किया। आखिर जब मन्नत रिपोर्टरों से बात कर रही थी तभी मिसेज शर्मा ने फाइनली सामने आने का तय कर लिया। अब तक तो वो अपने वार्ड में डॉक्टर के साथ छुपी हुई थी, पर अब वो सामने आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक वार्ड बॉय से कैफे में मन्नत के लिए मैसेज भेजा। वार्ड बॉय ने मन्नत को मैसेज देते हुए कहा, आप बहुत पछताएंगी, आपने एक प्रेग्नेंट लेडी को इतना परेशान किया है। मन्नता, मैं जानती हूँ वो प्रेग्नेंट है, पर वो एक इनोसेंट इंसान को झूठ बोलकर फंसा भी रही है। भगवान सब कुछ देख रहा है और वैसे भी परेशान तो मैं भी हूँ।
इसके बाद मन्नत पीछे पीछे मिसेज शर्मा के वार्ड तक पहुंच गई। वहां पर मिसेज शर्मा डॉक्टरों और नर्सों से घिरी हुई थी और जाहिर तौर पर ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि मन्नत उनके खिलाफ कुछ कर ना सके और साथ ही साथ ये भी कि निश्चित हो सके कि आगे मिसेज शर्मा पर किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करने का इल्ज़ाम भी ना लगाया जा सके। एपिसोड 25। मिसेज शर्मा को जैसे ही पता चला कि मन्नत वहां आ चुकी है, उन्होंने अंदर से ही आवाज लगाकर मन्नत से कहा, मिसेज शर्मा, मन्नत तुम अंदर आ सकती हो, पर अंदर कोई भी रिपोर्टर नहीं आएगा। मन्नत जानती थी कि मिसेज शर्मा मीडिया के सामने कभी भी नहीं आएंगी और उन्हें जो भी कहना है अकेले में ही कहेंगी और प्रेगनेंसी के नाम पर सिंपैथी बटोरने की पूरी कोशिश करेगी। पर मन्नत भी पूरी तरह से तैयार होकर आई थी और इसलिए उसने कहा, मन्नता ठीक है, जैसा आप ठीक समझे, असल में अकेली ही आई हूँ। इसके साथ ही मन्नत ने जल्दी से अपने मोबाइल पर लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया और अपने फ़ोन को टेबल पर रख दिया। टेबल पर फ़ोन उसने इस तरीके से रखा था कि सामने लेटी हुई औरत का कुछ आधा या आधे से ज़्यादा चेहरा दिखाई दे रहा था। मिसेज शर्मा, अभी मैं ऐसी स्थिति में हूँ, उसके बाद भी तुम यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए चली आई हो? तुम इंसान हो या हैवान? और ये क्या बकवास है कि तुम परेशान हो? मन्नता, मैं यहाँ आपको परेशान करने या आपसे लड़ने नहीं आई हूँ, पर मैं ऐसे छुपकर बैठ भी नहीं सकती हूँ और मुझे भी ये जानना है कि आखिर उस रात आपने ऐसा क्या देखा था जो आपने मीडिया को इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि आपने मुझे आधा नंगा देखा है। क्या ये वाकई सच है? मिसेज शर्मा, हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी और इसके सबूत हैं। फोटो तुमने खुद देख रखी है। मिसेज शर्मा, प्लीज़ कोई भी झूठी खबरें न फैलाएं। मैंने अच्छे खासे सलीके के कपड़े पहन रखे थे जिन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो आधे नंगे कपड़े हैं। मिसेज शर्मा, हाँ, वो इसलिए क्योंकि फोटोग्राफर के आने से पहले तुमने कपड़े पहन लिए थे। वो लेट हो गया था, पर जब मैं अंदर आई तब तुमने कुछ भी नहीं पहन रखा था। मिसेज शर्मा अच्छे से जानती थी कि उस रात उस कमरे में सिया, डायरेक्टर शर्मा और बाद में मिसेज शर्मा के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मन्नत अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगी और दूसरी बात, वो प्रेग्नेंट है, इसलिए लोगों की सहानुभूति तो उन्हें आसानी से मिल ही जाएगी। मन्नता, अच्छा ठीक है, तो अगर आपने इस तरीके से मुझे देखा ही है, तब तो आपने मेरे सीने पर एक चोट के घाव का निशान है, आपने वो भी देखा होगा। दरअसल बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है और वो तभी दिखता है जब मैं सारे कपड़े निकाल दूँ। मिसेज शर्मा, हाँ बिल्कुल देखा है, बहुत साफ तौर पर देखा है। मन्नत ने मिसेज शर्मा की बात सुनकर अपना कोट उतारा और कहा, ध्यान से देखिए, मेरे सीने पर कोई निशान नहीं है। फिर आपने क्या देखा? मिसेज शर्मा ने ये नहीं सोचा था कि मन्नत इतनी चालाक निकलेगी। मिसेज शर्मा, मैं कंफ्यूज हो गई होंगी, वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी में ये सब कुछ होता रहता है, लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। मन्नता, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आप कंफ्यूज हो गई, मैं ये भी मान लेती हूँ कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, पर आप एक बात बताइए, मैं होटल में 9:50 पर इंटर हुई और होटल से बाहर 10 बजे आ गई। इन 10 मिनट में मैंने लिफ्ट भी ली और लिफ्ट के लिए इंतजार भी किया। अगर मैं उस कमरे में गई थी तो कुछ मिनटों में मैंने क्या कर लिया होगा, ऐसा कैसे पॉसिबल? मन्नत के सवाल लगातार जारी थे। एपिसोड 26। मिसेज शर्मा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि जो बातें वो कह रही है वो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, पर फिर भी उनके पास में बहुत बड़ा हथियार था कि वो प्रेग्नेंट हैं, इसलिए उन्होंने मन्नत के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, तुम बहुत ही बेशर्म और बदतमीज किस्म की लड़की हो। तुमने मेरा घर तोड़ दिया, मेरा हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया, और अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मन्नत उनकी बातों को चुपचाप सुन रही थी और आखिर में उसने अपने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, देखिए मिसेज शर्मा, अब बातें इस तरह से पब्लिक में आ ही गई है तो मैं भी आपको सच्चाई बता देती हूँ। वैसे मैं इस तरीके से आपको सच नहीं बताना चाहती थी, पर अब क्या करें, मजबूरी है। सिर्फ आप ही प्रेग्नेंट नहीं है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और अब मैं किसी भी तरीके से फिल्मों में काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बच्चा होने के बाद मुझे कोई काम नहीं देगा। और वैसे भी मैंने तो सोच था कि इसे विराज का बच्चा बता दूंगी और मेरा काम हो जाएगा, पर अब तो सब कुछ खुलने की वजह से मेरा भी तलाक हो चुका है। इसलिए मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं डायरेक्टर शर्मा जी के साथ ही रहूं। मेरे ही नहीं, मेरे बच्चे के लिए भी यही बेहतर है। और वैसे भी वो मुझसे कह चुके हैं कि वो आपको तलाक दे रहे, वो आपके शक की व्यवहार से तंग आ चुके हैं और मुझे बहुत पसंद करते हैं।
वैसे हम एक साथ बहनें बनकर एक घर में रह सकते थे, पर अब तो आप अपना मन बना ही चुकी है, तो यही ठीक रहेगा कि आप हमारी लाइफ से चली जाए। वैसे भी मुझ जैसी जवान और खूबसूरत लड़की के लिए तो वो आपको छोड़ ही देंगे। उद्धरण चिन्ह। मिसेज शर्मा आश्चर्य से बड़ी बड़ी आंखें करके मन्नत की ओर देख रही थी। नाराजगी उनके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि उनके ईगो को चोट लगी है। मिसेज शर्मा, ये नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी के लिए भी मुझे छोड़ दे। मैं उनकी हालत खराब कर दूंगी। और वैसे भी मैं शर्मा जी के पल पल का हिसाब रखती हूँ। वो कब कहाँ और किसके साथ होते हैं मुझे सब पता होता है। मन्नत, क्यों नामुमकिन है? मैं मानती हूँ आपके साथ बुरा हुआ है, मुझे भी आपके लिए बुरा लग रहा है, पर आपके इसी शक की नेचर की वजह से शर्मा जी आपसे परेशान हो चुके हैं। और मैं पहले से प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा डायरेक्टर शर्मा जी का ही है। तो अब मेरे और मेरे बच्चे के लिए बेहतर यही है कि मैं शर्मा जी के साथ रहूं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरे साथ चलो और मेरी डॉक्टर से चलकर मिल लो। मिसेज शर्मा, मुझे पक्का पता है ये सब कुछ झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता जब तुम्हारे और शर्मा जी के बीच में उस रात, अरे उस रात क्या, तुम्हारे बीच तो कभी भी किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशन हुआ ही नहीं, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? पता नहीं ये बच्चा किसका है और कहाँ से लाकर शर्मा जी के सर पर मारने की कोशिश कर रही हो। मिसेज शर्मा ने इमोशनल होकर और गुस्से में ये बात कह दी थी जो उनकी खुद की कही हुई बात के उलट थी। मन्नत, पर मैं वाकई में उस रात की वजह से ही प्रेग्नेंट हुई हूँ। मिसेज शर्मा, अच्छा तो तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि तुम्हें इतनी जल्दी ये पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, जबकि अभी उस बात को सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। और अगर तुम वाकई में प्रेग्नेंट हो तो ये शर्मा जी का बच्चा नहीं हो सकता। क्यों? वो तो वहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे। और जैसा कि तुमने खुद ही मीडिया को बताया है कि तुम 10 मिनट में वापस निकाल गई थी, तो इतने कम समय में वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। अब मन्नत जोर से हंसी और उसने हंसते हुए कहा, थैंक यू, आपने इमोशनल होकर ही सही पर सच बोल दिया। जैसे ही मिसेज शर्मा ने मन्नत को अपना लाइव स्ट्रीम ठीक करते हुए देखा, वो समझ गई कि उन्होंने सारी दुनिया के सामने सच बोल दिया है। उन्होंने मन्नत के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे फंसाया है। एपिसोड 27। जैसे ही मन्नत आगे बढ़ी, कुछ 12-15 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया और पब्लिक के बीच से रिपोर्टरों से बचाते हुए सीधे ले जाकर कार में बिठाया। मन्नत, हाँ ये सच है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और यह बात अब सबको पता चल गई है कि किसने किसको फंसाया है। हर किसी ने अपनी आंखों से देख लिया है और कानों से सुन भी लिया है। आपने ही सबके सामने ये कहा कि आप मिस्टर शर्मा की हर एक जगह, हर एक हरकत के बारे में आप खबर रखती हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका किसी और के साथ अफेयर हो और वो आपको चीट करें। आपने तो खुद ही कहा कि मिस्टर शर्मा उस रात बेहोश पड़े हुए थे, तो मेरा उनके साथ किसी तरीके का कोई संबंध होने का सवाल ही नहीं उठता। और आप मुझे कह रही हैं कि मैं आपको फंसा रही हूँ। जिसने भी सब कुछ अभी तक देखा होगा वो खुद समझ जाएगा कि कौन किसको फंसा रहा है। डॉक्टर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मन्नत, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो इसका इल्जाम तुम्हारे सर होगा, मिसेज शर्मा ने चिल्लाते हुए कहा। मन्नत शांत होकर वहीं खड़ी हो गई और मिसेज शर्मा को एक्टिंग करते हुए देखती रही। उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे पहले से पता था कि मिसेज शर्मा कुछ ऐसा ही करेगी। मन्नत ने डॉक्टरों की ओर देखकर कहा, डॉक्टर प्लीज मिसेज शर्मा का ध्यान रखें और देखें उन्हें और उनके बच्चे को कोई परेशानी न हो। इस ट्रीटमेंट का खर्च मैं उठाऊंगी। डॉक्टर ने मिसेज शर्मा को चेक किया और कहा, मिसेज शर्मा, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। इस वक्त डॉक्टरों ने मिसेज शर्मा का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, क्योंकि पहले उन्हें लग रहा था कि मिसेज शर्मा के साथ गलत हुआ है, पर अब वो समझ चुके थे कि वो अपनी प्रेगनेंसी का फायदा उठा रही हैं, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी उनका साथ नहीं दिया। जैसे ही डॉक्टर ने पर्दा खींचा, मन्नत ने हंसकर मिसेज शर्मा को देखा। मिसेज शर्मा, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मन्नत, मैं बस जाने वाली थी, पर मैं बस आपको ये बताने के लिए रुकी थी कि जल्द ही मेरे वकील आपको कांटेक्ट करेंगे। मैं आपके साथ ये करना नहीं चाहती थी, पर मुझे अभी के बाद पूरा यकीन हो गया है कि आपको आपके बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसलिए मैंने आप पर मानहानि का केस कर दिया है। और ये कहकर मन्नत वहां से निकल गई। जैसे ही मन्नत बाहर निकली, रिपोर्टरों ने उसे घेर लिया, क्योंकि अंदर जो भी ड्रामा हुआ वो सब कुछ लाइव देख चुके थे, पर अब वो मन्नत से जानना चाहते थे।
मन्नत ने उस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, आप मिस्टर विराज सक्सेना को कुछ कहना चाहेंगी? मन्नत ने अपने चश्मे लगाते हुए कहा, वो एक लीचर इंसान है और काम्या एक बहुत ही घटिया किस्म की औरत है। दोनों की जोड़ी भगवान ने खूब बनाई है। मैं चाहती हूँ जल्दी दोनों की शादी भी हो जाए, दोनों साथ में बहुत अच्छे रहेंगे। मन्नत अच्छे से जानती थी कि ये सारे बॉडीगार्ड अचानक हवा से प्रकट नहीं हुए हैं, उन्हें किसने भेजा है ये उसे अच्छे से पता था। पहला इंसान जो उसकी रक्षा कर रहा था वो है रोहन, उसका भाई, और दूसरा अथर्व। और इस वक्त ये काम किसने किया है ये तो वैसे भी साफ था। रोहन उसे डिजिटल दुनिया में बचा रहा था और अथर्व असल दुनिया से। और दोनों की ही अपनी अपनी खासियत थी। एपिसोड 28। मन्नत के वहां से निकलते ही मिसेज शर्मा के कमरे में दो लोग आए और उन लोगों ने आते ही मिसेज शर्मा को कहा, मिसेज शर्मा, हम रायजादा परिवार के वकील हैं और फिलहाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने जो मिस मन्नत के साथ किया है वो क्यों किया है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हमें सच बता दें, वरना मिस मन्नत ने आपके ऊपर मानहानि का केस किया है। इसके बाद और भी केस हैं जो आपके ऊपर चल सकते हैं। आपके पति और आप सब कुछ गंवा देंगे। और इन सब से ऊपर अगर आपने सच नहीं बताया तो हम आपके पति को ये बता देंगे कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात सुनकर मिसेज शर्मा के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं पता थी। वकीलों के पूछने पर मिस शर्मा ने बताया कि उन्हें ऐसा करने के लिए विराज ने कहा था। वो विराज ही है जो मन्नत को फंसाना चाहता था, बदनाम करना चाहता था ताकि वो काम्या से शादी कर सके। पर क्या ये पूरी सच्चाई थी? पूरी सच्चाई तो इनमें से किसी को भी नहीं पता थी। और मिसेज शर्मा ये अच्छे से समझ चुकी थी कि जो भी इंसान मन्नत को सपोर्ट कर रहा है उससे पंगा लेना ठीक नहीं है। इसलिए मिसेज शर्मा वकीलों के कहने पर ऑफिशियल इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गई। और जब तक मन्नत घर पहुंची तब तक मिसेज शर्मा ऑफिशियली रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देकर मन्नत से माफ़ी मांग रही थी। और रिपोर्टरों से उन्होंने कहा कि वो पहले से जानती थी कि मन्नत बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया है। मिसेज शर्मा, मैं अच्छे से जानती थी कि मन्नत और मेरे पति का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। दरअसल मिस्टर विराज सक्सेना और एम्पायर एंटरटेनमेंट ने मेरे पति को एक बहुत मोटी रकम दी थी ये सब कुछ ड्रामा करने के लिए। और ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मन्नत दुनिया की नज़रों में बदनाम हो जाए और उसके बाद में मिस्टर विराज सक्सेना उसके साथ अपनी शादी तोड़ सके और मन्नत को तलाक देकर काम्या से शादी कर सके। मन्नत जैसे ही घर पहुंची उसने अपनी गाड़ी खड़ी की। उसके फ़ोन पर एक वीडियो आया। ये वीडियो उसे रोहन ने भेजा था और रोहन ने उसे कॉल करके कहा, चीज़ें इतनी आसानी से ठीक हो सकती थी तो इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। मन्नता, रोहन माफ़ी, बच्चे माफ़ी मांगते हैं और बच्चे ही माफ़ भी करते हैं। बड़े लोग अपना बदला लेते हैं और मैं अब बच्ची नहीं हूँ। ये कहकर मन्नत ने फ़ोन काट दिया। वो घर के अंदर जाने वाली थी कि तभी उसके फ़ोन पर विराज का फ़ोन आया। विराज दूसरी ओर से चिल्ला रहा था, विराजा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मन्नत मन ही मन सोच रही थी कि विराज ने उसे कितना कमज़ोर समझ रखा है। कितनी बार विराज उसे तंग कर चुका है, कितनी बार उसे फंसाने की कोशिश कर चुका है और अब तो उसे बदचलन तक साबित कर चुका था। उसके बाद फिर भी विराज को ये लगता है कि मन्नत इसके बदले में कुछ भी नहीं करेगी। मन्नत विराज को बचपन से जानती थी, दोनों साथ में बड़े हुए थे। वो अच्छे से जानती थी कि विराज कैसा है। मन्नत अभी इस बारे में सोच रही थी कि तभी उसने रोहन को फ़ोन किया। मन्नता भाई, मेरे एक्स पति को तोहफे देने में मुझे कुछ कमी सी लग रही है, चलो इस विराज को एक और सरप्राइज दे देते हैं। रोहना, ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। इस अच्छे खासे स्कैंडल और गॉसिप का अब एक अंत हो चुका था। वैसे शर्मा ने सब कुछ खुद मीडिया के सामने आकर कबूल कर लिया था और इस सब के बाद में लोग विराज को गालियां दे रहे थे कि कोई पति इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। अभी आज के लिए इतना काफ़ी नहीं था कि ठीक 5:15 बजे सीक्रेट सोसाइटी की साइट पर ढेर सारे विराज सक्सेना के फ़ोटोज रिलीज किए, जिसमें वो न जाने कितनी आर्टिस्ट्स के साथ में था। और अगर फ़ोटोज़ के अश्लीलता के लेवल की बात करें तो हर फ़ोटो दूसरी से आगे ही थी, जिनसे साफ पता चल रहा था कि विराज कहाँ कहाँ मुँह मारता फिरता है। हर एक के साथ में उसके इंटीमेट फ़ोटोज थे और ये विराज की इमेज को पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफ़ी थे। एपिसोड 29 वायरल फोटोग्राफ ने न सिर्फ विराज को परेशान किया था और उसकी इमेज को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि पूरी की पूरी सक्सेना परिवार की इज्जत दांव पर लग गई थी।
धीरे धीरे बात हाथ से निकलती जा रही थी और पूरे के पूरे सक्सेना परिवार का मान सम्मान और उनकी इतने सालों की कमाई इज्जत दांव पर थी। इसलिए सक्सेना परिवार के सभी बड़ों ने और विराज के पिता रघुवीर जी ने विराज को आनन फानन घर बुलाया। उसे इतनी जल्दी आने के लिए कहा गया कि वो अपनी चलती हुई बोर्ड मीटिंग बीच में छोड़कर आया। जैसे ही वह घर पहुंचा उसके पिता ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, देखो तुमने ये क्या कर डाला। मैं मानता हूँ ये शादी तुम्हारे दादाजी ने तय की थी। तुम मन्नत को पसंद नहीं करते थे, पर अगर तुम फिर भी शादी को नहीं रखना चाहते थे तो तुम्हें किसी के भी साथ में इतनी गिरी हुई घटिया हरकतें करने की जरूरत नहीं थी। विराजा पापा मन्नत माथुर का परिवार पहले ही सालों पहले गर्त में गिर चुका है। मन्नत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, वो सिर्फ एक घटिया किस्म की लो ग्रेड लड़की थी और है पता नहीं कितने लोगों के साथ सो चुकी है। मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकता था। मैं तो पहले ही मना कर रहा था पर तब भी किसी ने भी मेरी नहीं सुनी थी। तुम फिर से दोहराना, तुमने अभी क्या कहा। पूरा का पूरा परिवार अचानक से आए आवाज की ओर मुड़ा और देखा सामने ब्लैक कलर के ट्रेंच कोट में अथर्व खड़ा हुआ है। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर और गहराई है। अथर्व वैसे भी रघुवीर जी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए अक्सर उनसे मिलने के लिए सक्सेना हाउस जाता रहता था। फिर मन्नत के इस घर में आ जाने के बाद मन्नत को देखने के लिए जाता था और रघुवीर जी से मिलना उसके लिए सबसे अच्छा बहाना था। और आजकल मन्नत की ही वजह वो सक्सेना परिवार और खास तौर पर विराज पर नजर रख रहा था। अथर्व को दरवाजे से अपनी ओर बढ़ता देखकर विराज डर से कांप गया। अथर्व के आगे उसकी जबान नहीं खुली। वो अथर्व का गुस्सा बखूबी जानता था और ये भी जानता था कि अगर अथर्व चाहे तो उसके सारे काले चिट्ठे खोलकर रख सकता है। अथवा अगर मैंने दोबारा तुम्हें माथुर परिवार के खिलाफ कुछ भी बकवास करते देखा या सुना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और तुम कितने पानी में हो ये पता करने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये तुम भी जानते चाचा जी और तुम्हारे पापा को शायद तुम्हें ढंग से सबक सिखाना नहीं आया, पर मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखा दूंगा। उस जगह पर मौजूद हर इंसान जानता था कि अथर्व एक समझदार इंसान है और अपने परिवार की साख को सलीके से आगे लेकर जा रहा है और वो इस वक्त भी सही कर रहा है। इसलिए किसी ने भी बीच में बोलना बिल्कुल ठीक नहीं समझा, क्योंकि वहां मौजूद हर शख्स से अच्छे से जानता था कि अथर्व ही वो इंसान है जो अपने परिवार और उनके दादा परदादा की विरासत को आगे लेकर जा रहा है। उसके उलट विराज आज भी रघुवीर जी पर डिपेंडेंट है। उसमें बिजनेस करने की समझ तो है नहीं, सपने सीईओ बनने के देखता है। विराज ने भी कुछ बोला तो नहीं, पर वो खुश नहीं था। अथर्व ठीक उसके सामने पड़े हुए सोफे पर बैठ गया। अब अथर्व और विराज आमने सामने बैठे हुए थे। अथवा मैंने सुना है तुम किसी एक्ट्रेस के साथ शादी करना चाहते हो। विराजा, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ रघुवीर जी, पर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अगर तुम्हें फिर भी उससे शादी करनी है तो तुम कर सकते हो, पर शर्त सिर्फ एक होगी कि तुम्हें इस परिवार को छोड़कर जाना होगा। एपिसोड 30। अभी बातें चल ही रही थी कि तभी विराज के चाचा बलवीर जी आ गए और उन्होंने अपने भी को शांत करते हुए कहा, क्या ये जरूरी है? वो सिर्फ एक औरत ही तो है और विराज तुम्हारा अपना साग बेटा है। अथर्व अब तक चुपचाप सब सुन रहा था। सबके बोल लेने के बाद उसने कहा, तुम्हें वैसे भी तुम्हारी कंपनी से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। घर पर रहो और अपने किए के बारे में सोचो। 6 महीने के बाद में मुझे आकर बताओ कि आखिर तुमने क्या सोचा है। अथर्व उठकर चला गया। जैसे ही उन लोगों ने अथर्व को बाहर जाते हुए देखा तब उन लोगों ने चैन की सांस ली। विराजा, पापा ये अथर्व मेरे कामों में दखलंदाजी क्यों करता है? विराज ने नाखुश होते हुए अपने पिता से सवाल किया, क्योंकि विराज में अथर्व से सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। रघुवीर जी, तुमसे किसने कहा था कि ऐसे फालतू के बखेरे खड़े करो जिनमें परिवार की इज्जत दांव पर लग जाए? अब तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अथर्व जो कह रहा है उसे चुपचाप सुन लो और उस एक्ट्रेस या लड़की जो भी है उससे अपने हर तरह के रिश्ते को तोड़ दो। ये बात तो कोई भी आसानी से कह देगा कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, जबकि वो जानती थी कि तुम्हारी मन्नत के साथ में शादी हो चुकी है। उसे पता था तुम शादीशुदा हो, उसके बाद भी वह तुम्हें तेरे चक्कर में पड़ गई। कैसी लड़की है वो? जाहिर तौर पर वो सक्सेना परिवार के पैसे और स्टेटस के पीछे है और यहाँ तुम बेवकूफ़ों की तरह बैठकर ये सोच रहे हो कि तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया है। तुम्हारे लिए अच्छी बात यही होगी कि अभी भी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए, सुधर जाओ और मन्नत के पास वापस चले जाओ। विराजा हो, आप परेशान मत होइए, मैं उसकी अक्ल बहुत जल्दी ठिकाने पर ले आऊँगा और मैं उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूँगा। जो कसर पहले रह गई थी लगता है अब पूरी करनी ही पड़ेगी।
विराज ने अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए नफरत में कहा। मन्नत के परिवार में मन्नत के अलावा अब सिर्फ उसके बूढ़े दादाजी बचे थे और मन्नत अब उनके परिवार की उसकी जनरेशन में अकेली बची हुई थी। विराज देखना चाहता था कि मन्नत और कितनी घमंडी हो सकती है, और जब वो बदला लेने पर उतरेगा और उन दोनों को सबक सिखाने पर आएगा तब मन्नत ये कैसे रिएक्ट करेगी। पर विराज को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अथर्व इस बात को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रहा है, और ये बात तो उसकी समझ से बिल्कुल परे थी कि आखिर विराज ने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से अथर्व इतना गुस्सा है। खैर, जैसे ही मिसेज शर्मा वाला काम खत्म हुआ मन्नत अपने घर लौट आई, मतलब अथर्व के घर लौट आए, और वापस आकर उसने देखा उसकी लाइव चैट पर बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे। मन्नत ने उनको पढ़ना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने उसकी तारीफ की थी, बहुत सी कंपनियों ने उसे अपने साथ कोलैबोरेशन के लिए उसे इनवाइट किया था। एक्साइटमेंट में मन्नत ने अपना ईमेल खोला और सारे आए हुए मेल्स को पढ़ने लग गई। दरअसल मन्नत देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन सा पागल इंसान है या वो कौन सी पागल कंपनी है जो ऐसे आर्टिस्ट को हायर करना चाहती है जिसकी इतनी बुरी रेपुटेशन है जैसे कि फिलहाल मन्नत की हो रखी है। अभी मन्नत अपने मेल्स पढ़ ही रही थी कि तभी गीता ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मैं सर आज जल्दी आएंगे, इनफैक्ट वो थोड़ी ही देर में आने ही वाले होंगे। एपिसोड 31। मन्नत ने मन ही मन सोचा, उनका घर है, वो कभी भी आ सकते हैं, मैं कौन सा उन्हें रोक रही हूँ। ये मुझे इस तरीके से बताने क्यों आए हैं। मन्नत को अब तक कुछ भी याद नहीं था, वो बिल्कुल आराम से बैठी हुई थी। मन्नत ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी मेल चेक करना जारी रखा, पर थोड़ी ही देर में उसे अचानक से कुछ याद आया जिससे उसकी आंखें घबराहट के मारे बड़ी बड़ी हो गई और वो फटाफट अपना लैपटॉप बंद करके बाहर की ओर भागी। उसे अब याद आया था कि मन्नत को आज अथर्व को ये प्रूफ देना था कि वो वाकई में उसे पहले से पसंद करती है। यही सोचते हुए मन्नत दौड़कर किचन में पहुंची जहां गीता अपना काम कर रही थी। मन्नत ने गीता से कहा, गीता किचन में जो आप रोज बनाती है उसके अलावा कुछ और है। गीता, हाँ किचन में तो बहुत कुछ है, आपको क्या चाहिए। गीता ने मन्नत का कहा हुआ सामान लाकर उसके सामने रख दिया। मन्नत को ये कहने में शर्म आ रही थी पर फिर भी उसने सकुचाते हुए गीता से कहा, गीता आप आज के लिए काम यहीं पर खत्म करके बचे हुए दिन की छुट्टी ले लो, ये खाना मैं बना लूंगी। गीता, पक्का आप कर लोगे। मन्नत, हाँ मैं कर लूंगी, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप परेशान ना हो। गीता, अरे नहीं, मुझे तो अपने किचन की चिंता है, बस कोई ब्लास्ट मत करना। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना किचन एप्रन निकालकर मन्नत को पहना दिया। गीता ने जाते जाते कहा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सर को खाना आप किन बर्तनों में परोस रही है, सर अपनी चीजों को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। मन्नत, मैं ध्यान रखूंगी। जैसे ही गीता घर से बाहर निकली मन्नत ने किचन में अपना काम शुरू किया। अथर्व जैसे ही घर के अंदर घुसा उसे जिस पहली चीज की महक आई वो थी कुछ जलने की बदबू है। वो भागकर किचन की ओर गया तो उसने देखा कि मन्नत गैस के सामने जला हुआ बर्तन लेकर खड़ी हुई। अथर्व ने दौड़कर सबसे पहले मन्नत को पीछे खींचा और उसके बाद में आग को बुझाया। ये अलग बात है कि इस वक्त आग से ज्यादा गुस्सा उसे आ रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मन्नत क्या करने की कोशिश कर रही थी। वो खाना क्यों बना रही थी, और अगर बना भी रही थी तो बन रही थी या घर को आग लगा रही थी। मर गई गीता मुझे कल मार डालेगी, मन्नत ने गैस की ओर घूरते हुए कहा। अथर्व किचन से निकलकर मन्नत की तरफ आया और अपनी टाई को एक तरफ गुस्से में फेंकते हुए बोला, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही थी। ये मरने का क्या कोई नया तरीका ढूंढा है तुमने। मन्नता, क्या आप जिंदगी में कभी भी मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हो। मन्नत ने अपना चेहरा तरफ हाथों से मलते हुए कहा, पर मन्नत को ये पता ही नहीं था कि उसके हाथों में तवे की कालिख लग गई है और जो फिलहाल उसके चेहरे पर लग चुकी है। अथर्व ने जैसे ही उसका चेहरा साफ करने की कोशिश की और वो आगे बढ़ा, मन्नत पलटकर किचन के अंदर भाग गई। किचन के अंदर से वो प्लेट में सजाकर बचा हुआ खाना लेकर आई। उसे सिर्फ इस बात की तसल्ली थी कि कुछ खाना बच गया था जो जला नहीं था। मन्नत के चेहरे पर एक तरह से विजयी मुस्कान थी जिससे समझ में आ रहा था कि जैसे उसके हाथ में खाना नहीं बल्कि कोई खजाना है। एपिसोड 33। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा,
ओह, मुझे लगता है हम दोनों के बीच में बहुत सी गलतफहमियां हैं। चलो कुछ बातों को आज ही क्लियर कर लेते हैं। तुमने अभी अभी कहा कि तुमने पहले भी अपने दिल की बात मुझसे कहने की कोशिश की थी। कब और कैसे की थी? अथर्व ने बिना समय गंवाए मन्नत से पूछा, क्योंकि जहां तक उसे पता था मन्नत ने कभी उसके प्रति कोई भी अट्रैक्शन या प्यार नहीं दिखाया था। उसे जहां तक याद आ रही थी वहां तक मन्नत तो बस डरी सहमी और शांत रहती थी। तुम्हें सक्सेना परिवार का वो लंच याद है जब मैं सिर्फ 14 साल की थी? अंकल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं आपके पास आई थी, मैं आपको सहारा देना चाहती थी, आपके पास बैठना चाहती थी, पर आपने मुझे धक्का देकर यह कहा कि मैं ज़बरदस्ती वहाँ घुस रही। मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ था इसलिए, पर मुझे आंटी की चिंता हो रही थी इसलिए मैं उनके पास किचन में चली गई। वो भी आपके पापा को लेकर बहुत परेशान थी। पर मेरे पूछने पर आंटी ने मुझे ये बताया कि आपको ये दोनों चीज़ें दाल मखनी और बटर नान बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझसे पूछा कि क्या मैं इनको बनाना सीखना चाहती हूँ। तो मैंने खुशी खुशी हामी भर दी और फिर उन्हीं से इन्हें बनाना सीखा। पिछले कुछ सालों में मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बिजी थी, पर मॉडलिंग छोड़ने के बाद मेरे पास जब भी समय रहा मैंने सिर्फ यही दो चीज़ें बनाकर अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश की। पहले आपके लिए परफेक्ट बनाना चाहती थी, फिर बाद में अपने प्यार की याद में बनाती थी। कभी कभी मुझे खुद पर भी यकीन नहीं होता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ जबकि हमारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है। मन्नत की बातों में उदासी साफ तौर पर झलक रही थी, और इस सब का कारण सिर्फ ये था कि वो अथर्व को पसंद करती थी, और अथर्व के व्यवहार की वजह से ये भी लगता था कि वो गलत कर रही है। अथर्व को वो रात बहुत अच्छे से याद है। उस वक्त वो 18 साल का था। फैमिली डिनर चल रहा था और सब लोग मिलकर ये डिस्कस कर रहे थे कि मन्नत और विराज की शादी के बाद क्या करना है, और उनकी सगाई में वो लोग अब देरी नहीं करना चाहते थे क्योंकि इधर मन्नत के दादाजी भी बीमार ही रह रहे थे। तो वो कैसे खुश हो सकता था? मन्नत के प्रति उसका व्यवहार सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि वो मन्नत की केयर करता था, और उसे जलन हो रही थी कि मन्नत की शादी उसके सामने ही होने वाली है, और अपने पापा की तबीयत की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। क्योंकि एक तो वो बीमार है, दूसरा ये अभी उसकी शादी डिस्कस करने की उम्र नहीं है। मन्नता, उसके बाद जब मैं 15 साल की थी मैंने आपको एक ईमेल लिखा था और आपकी पर्सनल ईमेल पर भेजा था, पर मैंने उसमें अपना नाम नहीं लिखा था और ईमेल आईडी भी मेरे नहीं थे। मैं सिर्फ आपको सीक्रेट तौर पर आपका बर्थडे विश करना चाहती थी। मैंने आपसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं की थी। मुझे पता था वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। तो मैं कौन होती थी जो आपसे किसी भी है जवाब की उम्मीद करूं? मन्नत ने उदास होते हुए कहा। मन्नता, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपके लिए ये समझना इतना मुश्किल क्यों है कि मैंने हमेशा आपको पसंद किया है। क्या आपको ये नहीं पता है कि आपको प्यार करना बहुत आसान है? कोई भी आपके प्यार में पड़ सकता है। मन्नत की बातों को सुनने के बाद अथर्व ने कहा, पक्का? तुम बातें तो नहीं बना रही हो ना? अथर्व की बात सुनकर मन्नत गुस्सा हो गई और अचानक उसने खड़े होकर कहा, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं करना है तो मत करो। मुझे कुछ भी नहीं बताना, जो बोल सब भूल जाओ। मन्नत को जाता हुआ देखकर अथर्व अचानक से खड़ा हुआ और उसे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में उठा लिया और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। एपिसोड 34। अथर्व को आज बहुत अच्छा लग रहा था। आज मन्नत उसे वो सब कह रही थी जो वो इतने सालों से सुनना चाहता था। अथवा मैं तुम्हें अपने पास इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बनकर रहो। इससे ज्यादा मेरे पास कोई कारण नहीं है। मन्नत ने सर ऊपर उठाकर अथर्व के चेहरे की तरफ देखा। अथर्व ने उसे बाथरूम में ले जाकर खड़ा किया और शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए कहा और खुद पीछे से उसे गले लगाकर खड़ा हो गया। मन्नत ने जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखा उसे उस काले निशान का एहसास हुआ। अथर्व ने जल्दी से टॉवल उठा लिया और उसका वो निशान चेहरे से साफ किया। अथवा पिछले कुछ सालों में विराज ने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना? मन्नता, उस बदतमीज की तो अब बात ही मत करो। अगर उसके बारे में बात करने बैठोगे तो सुबह से रात हो जाएगी पर बातें खत्म नहीं होंगी। मुझे उसके नाम से भी नफरत है। विराज के जिक्र से ही मन्नत गुस्से में आ गई थी, पर अथर्व की ओर देखकर उसने अपना गुस्सा शांत किया। अथवा उससे तो मैं निपटूंगा। अथर्व को आज एहसास हो रहा था कि मन्नत के बारे में उसे अब तक कुछ ज्यादा पता नहीं था, या ये कहीं कि जो भी पता था वो सही तौर पर पता था।
हालांकि यही हाल दोनों का था, दोनों एक दूसरे के बारे में ऊपरी ऊपरी ही जानते थे और अब साथ रहकर एक दूसरे को समझ रहे हैं। पर मन्नत के दिमाग में असल में चल क्या रहा है, ये जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि विराज ने इतने सालों में मन्नत के साथ क्या क्या किया गया है। वो ये जानना चाहता था कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ, किसी ने अपनी खुद की रेपुटेशन, खुद के करियर, सब कुछ को दांव पर लगा लिया, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो विराज के साथ शादी तोड़ सके। प्लान भले ही अथर्व का था, पर वो ये अच्छे से जानता था कि अगर रोहन चाहता तो अथर्व भी इस खबर को वायरल नहीं करवा पाता, क्योंकि अथर्व बिजनेस टाइकून है और रोहन डिजिटल मीडिया का बेताज बादशाह है। क्या आप गीता से बचाने में कल सुबह क्या मेरी मदद करोगे? मन्नत ने अथर्व से कहा। अथवा आज के बाद तुम्हें किचन में जाने की जरूरत नहीं है। माँ के जाने के बाद को दोनों डिश अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मन्नता ठीक है। अथर्व की बात सुनने के बाद मन्नत और ज्यादा अपने अतीत में खोती जा रही थी। अब तक उसे लगता था कि कम से कम उसे कुछ तो ऐसा बनाना आता है जो अथर्व को पसंद था, पर अब अथर्व को वो 2 डिशेज भी पसंद नहीं है। मन्नत को ये जानकर बुरा लग रहा था, पर फिर भी उसने अथर्व से पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि ये बात उसकी माँ से जुड़ी हुई है। तब शायद उसके मन की बात पढ़ पा रहा था, इसलिए अथर्व ने मन्नत के बिना पूछे ही जवाब दिया, इसका मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है, पर पीछे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से अब मुझे ये पसंद नहीं है। चीजें हुई हैं? अथर्व अभी शायद इस बात का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए चुप था। मन्नता, आपने सारे सवाल पूछ लिए, अब मेरी बारी है। अथवा पूछो। मन्नता, क्या आप सच में मुझे पसंद करते हो? अथर्व, हाँ। अथर्व का जवाब सुनकर मन्नत का दिल तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। वो बहुत नर्वस थी, पर तभी अथर्व ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ जब सब चीजें ठीक हो जाएंगी मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताऊंगा। एपिसोड 35। अथर्व की बात पर मन्नत ने हाँ में सर हिला दिया। अथवा, और रही बात इस घर की, तो ये घर तुम्हारा है। गीता तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, तुम इस घर की मालकिन हो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मालकिन वाली बात सुनकर मन्नत बहुत खुश थी। जल्दी ही दोनों फ्रेश होकर बिस्तर पर लेट गए। मन्नत को आज किसी तरह का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त उसके पीरियड चल रहे हैं, इसलिए अथर्व कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। इसी वजह से उसने अथर्व के कंधे पर अपना सर रखा और अथर्व ने उसके पैरों को अपने पैरों पर रख लिया। मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि जितना ज्यादा वो अथर्व से बात करती थी, उतना ही ज्यादा उसे ऐसा एहसास होता था कि अथर्व ने अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए। मन्नत को अथर्व के व्यवहार में प्रोटेक्शन, जलन, कुछ हद तक परवाह और शायद प्यार सब कुछ दिखाई दे रहा था, पर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि कब और कैसे अथर्व उसके प्रति यह महसूस करने लग गया। अथर्व ने कभी भी आज से पहले अपने दिल की बात मन्नत से नहीं कही थी, इसलिए मन्नत को ये यकीन करना कि अथर्व उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मन्नत बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे तो यहाँ पर लग रहा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इससे ज्यादा सुलझी हुई है, कम से कम वहाँ जो चीज़ जैसी है वैसी दिखाई तो देती है। खैर, फिलहाल के लिए अथर्व उससे बात कर चुका है कि जैसे ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगे अथर्व उसे सब कुछ बता देगा। इसलिए मन्नत अथर्व के सीने पर सर रखकर रजाई के अंदर घुसकर सो गई। मन्नत के सोते ही अथर्व के उठकर उसे निहार रहा था। अथर्व को यकीन नहीं हो रहा था कि अपने दुश्मनों के सामने शेरनी की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक दिखने वाली ये लड़की किसी बच्चे की तरह मासूम और सिमटकर सोती होगी। अथर्व ये देखकर मुस्कुरा रहा था, पर तभी उसने उठकर अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया। सेक्रेटरी गहरी नींद में था। उसने अथर्व का फ़ोन उठाया। उसे पता था कि इतनी रात को फ़ोन आने का मतलब है कुछ ज़रूरी काम ही होगा। अथवा, जागो, तुम्हें मेरे लिए कुछ ढूंढना है। सेक्रेटरी, जी सर। पर अथर्व ने जो सेक्रेटरी को ढूंढने के लिए कहा उसे सुनकर सेक्रेटरी के होश उड़ गए। दरअसल अथर्व ने सेक्रेटरी को 9 साल पुराना वह ईमेल ढूंढने के लिए कहा था जो मन्नत ने उसे भेजा था। सेक्रेटरी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि अथर्व उसे हमेशा ऐसी आड़ी टेढ़ी और नामुमकिन चीजें ही क्यों करने के लिए कहता है। पहले ही इस बात को 9 साल बीत चुके हैं, वो इस लेटर को कैसे ढूंढेगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अथर्व से बात करने के बाद में सेक्रेटरी पूरी तरह से परेशान था। कॉल करने के बाद अथर्व किचन में गया। उसने किचन में जाकर सारा का सारा कचरा जो मन्नत ने फैलाया था वह सब कुछ साफ किया। सारा किचन साफ किया। उसके बाद बाहर आकर प्लेट पर रखा हुआ मन्नत के हाथ का बना खाना जो पहले ही बिल्कुल ठंडा हो चुका था उसे खाया।
खाना वाकई में टेस्टी नहीं था और इसे खाकर शायद अथर्व बीमार भी पड़ जाएगा, पर फिर भी उसने सारा का सारा खाना खत्म किया, बर्तन धोए और वापस जाकर बेडरूम में लेट गया। अथर्व को प्यार का एहसास हो रहा था। उसे आज समझ में आ रहा था कि हम जिस एहसास से भागते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम उस एहसास से परे हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ हमें उसी से होती है। अथर्व के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसे लगता था कि मन्नत की शादी हो चुकी है, वह मन्नत से दूर हो चुका है, पर अब वह इस चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं देखना चाहता है। उसने अपने आप से वादा किया कि अब वो कभी भी मन्नत को परेशान नहीं करेगा और इसी के साथ उसकी जिंदगी में प्यार लौट आया था। उस रात मन्नत बहुत सुकून से सोई और जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसके बाजू की जगह खाली थी, अथर्व जा चुका था। मन्नत ने मन ही मन सोचा, वाकई में बहुत बिजी इंसान है। मन्नत फ्रेश होकर नीचे आए और उसने अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया ही था कि तभी उसके पास रोहन का फोन आया। सक्सेना परिवार में से कोई दादाजी को लेकर चला गया है। एपिसोड 36। मन्नत रोहन की बात सुनकर परेशान हो गई और उसने घबराते हुए कहा, क्या दादाजी को अथर्व लेकर गए हैं? पर पता नहीं क्यों। मन्नत ने ये कहा क्योंकि वह भी अच्छे से जानती थी कि अथर्व को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रोहन, क्यों उन्होंने ऐसा कुछ करने के बारे में तुमसे कहा था क्या? रोहन बहुत परेशान लग रहा था। मन्नत, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, परेशान मत हो, मैं अथर्व को फोन करती हूँ। मन्नत ने जैसे ही अपना मोबाइल उठाया उसने देखा कि किसी अननोन नंबर से बहुत सारे मिस कॉल उसके फ़ोन पर पड़े हुए हैं। मन्नत को शक हुआ कि यह सारे कॉल्स उसके दादाजी से रिलेटेड ही हो सकते हैं, इसलिए उसने और उस नंबर को डायल किया। जैसे ही मन्नत ने सामने से आती हुई आवाज़ सुनी, मन्नत बस फ़ोन रखना चाहती थी, पर फिर भी उसने फ़ोन नहीं काटा क्योंकि बात उसके दादाजी की थी। सामने से आवाज़ आई, मन्नत तुम जितना चाहो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर सकती हो, मेरी बेइज्जती कर सकती हो, पर मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम अपने दादाजी की शक्ल दोबारा नहीं देख पाओगी, विराज ने गुस्से में कहा। मन्नत ने अपना गुस्सा और अपने इमोशंस पर बहुत हद तक काबू रखते हुए कहा, मेरे दादाजी कहाँ है? विराज, मैं उन्हें सक्सेना मेंशन में लेकर आ गया हूँ, वह भी थोड़े लाइफ के मजे ले ले। मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये सारी साजिशें मेरे खिलाफ सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है और तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि मैंने तुमसे तलाक ले लिया और मैं तुमसे नहीं काम्या से शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ रहने के लिए पागल हुई जा रही हो ना? तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनना है तो एक काम करो, हमारे फैमिली मेंशन आ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुमसे दोबारा शादी कर। मन्नता, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ और ये सब करूँगी वह भी इसलिए कि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। मुझे तुमसे दोबारा शादी करनी है, मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम पक्का पागल हो चुके हो। विराजा, तुम वाकई में बहुत ही दोगली और शातिर औरत हो। तुझे अच्छे से पता है न का मर्दों का दूर भागने वाली औरतें अट्रैक्ट करती है। तुम्हारे जैसी औरत को तो वाकई में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही होना चाहिए ताकि अपनी चालाकियों से तुम यहाँ पर लोगों से अपने काम निकलवा सको। जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ, मेरे पास मैं बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये कहकर विराज ने फ़ोन काट दिया। मन्नत को विराज से बात करके उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि विराज ने उसे मजाक समझ लिया है, पर आज कुछ नया नहीं हुआ है। विराज हमेशा से इतना ही घटिया इंसान रहा है। वो हमेशा से जीतना चाहता था और हमेशा से लोगों को नीचे गिराकर आगे बढ़ना चाहता था। वो दोनों जब 16 साल के थे, विराज ने एक दिनों उसे स्कूल के बाजू वाले पार्क में मिलने के लिए बुलाया। वो पार्क अक्सर दिन के समय खाली ही रहता था क्योंकि दोनों की सगाई हो चुकी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मन्नत भी चली गई, पर विराज खुद नहीं आया। वहाँ 2 और लड़के आ गए और उसे छेड़ने लगे। इतने बड़े पार्क में मन्नत उन लड़कों के बीच अकेली थी। वह तो उस दिन अच्छा हुआ कि वहाँ से एक माली गुजरा और उसने मन्नत को उन लड़कों के चंगुल से बचा लिया, वरना उस दिन मन्नत के साथ शायद वह हरकत हो जाती जो कोई लड़की अपने सपनों में सोचकर भी काम उठेगी। बाद में मन्नत को पता चला कि वो सारे लड़के विराज के बहुत अच्छे दोस्त हैं और विराज को ऐसा लगता था कि हर अच्छी चीज़ जो विराज की है वो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है। मन्नत ने घर आकर तुरंत अपने दादाजी से इस सगाई को तोड़ने के लिए कहा,
पर दादाजी को ऐसा लगा कि विराज अभी बच्चा है, उसने बचकानी हरकत की है और बचपने में उसने ऐसा कर दिया होगा। बाद में विराज की मां ने मन्नत के दादाजी से उसकी हरकत के लिए माफी मांग ली और बात आई गई हो गई। किसी ने भी इस सगाई को तोड़ने के बारे में नहीं सोचा। इतनी बुरी यादों के बारे में सोचते हुए मन्नत ने फोन उठाया और रोहन को कॉल लगाया। भाई, दादाजी को विराज लेकर गया है। उसे लगता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो सब कुछ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उससे दोबारा शादी करना चाहती हूँ और सक्सेना परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। रोहन, वह पागल हो गया है क्या? मैंने पता लगाया है, अथर्व ने विराज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हटा दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि दादाजी के जरिए विराज तुम्हें अपने पास आने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि वह सक्सेना परिवार के बड़ों को मना सके और कंपनी में अपनी पोजीशन वापस हासिल कर सके। तुम अथर्व को कहो वो दादाजी को वापस घर लाने में हमारी मदद करे। वैसे भी विराज अथर्व के किए का ही बदला ले रहा है। मन्नता भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और वैसे भी अगर अथर्व उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नहीं हटाते तो भी उसके साथ यही होना था और उसे हमें गलत ही समझना था। खैर छोड़ो, मैं सक्सेना हाउस जा रही हूँ, देखती हूँ विराज और क्या कर सकता है। परेशान मत होना, दादाजी को वापस लेकर ही आऊंगी। ये कहकर मन्नत ने फोन काट दिया और इसके बाद अथर्व को फोन किया। मन्नत, अथर्व। अथवा, हाँ बोलो। अथर्व अभी भी ऑफिस पहुंचने के लिए रास्ते में था। मन्नता, उस कुत्ते विराज ने मेरे दादाजी को अपने घर पर बंदी बना लिया है। अथवा, बंदी बना लिया है का क्या मतलब है? मन्नत, वो उन्हें वहां लेकर गया है और किस लिए लाया है यह मैं और आप दोनों जानते हैं। अथर्व ने शांति से कहा, ठीक है, तुम्हारा आज के दिन का काम खत्म करो, रात को तुम्हें उसी के घर पर मिलता हूँ। मन्नत को उसके जवाब से थोड़ी शांति मिली थी। मन्नत, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। मन्नत ने मन ही मन सोचा, विराज अब तुम इंतजार करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी घटिया चालों का मेरे पास जवाब नहीं होगा? एपिसोड 37। अचानक से विराज मन्नत के दादाजी को यहाँ क्यों ले आया? दरअसल पहले तो उसने ये सोचा था कि मन्नत के दादाजी को हो कहीं दूर लेकर चला जाएगा ताकि मन्नत उन्हें कभी भी ना देख सके। पर तभी विराज की सगी मां नैना ने उसे उपाय सुझाया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले ही सारा का सारा परिवार उससे गुस्सा है। अगर इस वक्त विराज ने ऐसा कोई कदम उठाया तो मन्नत को उसे बदनाम करने का एक और मौका मिल जाएगा और फिर वह कभी भी बड़ों को नहीं मना पाएगा। इसलिए नैना ने कहा कि वह मन्नत के दादाजी को घर में लेकर आ जाए और दादाजी के बहाने मन्नत को उस घर में बुलाए ताकि लोगों की नज़रों में ये दिखाया जा सके कि विराज को अपने किए पर पछतावा है और वो इस रिश्ते को सुधारना चाहता है। और विराज और उसकी मां दोनों मन्नत को ऐसा दिखाएंगे जैसे वो इस घर की बहू हैं और वो आज भी उसे उतना ही प्यार और सम्मान करते हैं जितना कि सक्सेना खानदान की बहू का होना चाहिए। इस सब से मन्नत को विराज की रेप्यूटेशन को खराब करने का कोई मौका नहीं मिलेगा और विराज अगर चाहेगा तो मन्नत के लिए जाल भी बिछा सकता है। और एक बार अगर विराज की चाल काम कर गई तो सक्सेना परिवार के बड़ों की नज़रों में मन्नत बुरी बन जाएगी और फिर इस रिश्ते को वो हमेशा के लिए खुद ही तोड़ देंगे। अपनी मां के प्लान को सुनने के बाद विराज को एहसास हुआ कि वाकई में ये बहुत अच्छा प्लान है, वरना विराज को उस बूढ़े इंसान की केयर और उनकी तीमारदारी में अपना समय बर्बाद करना होगा क्योंकि उन्हें काफ़ी एडवांस्ड स्टेज का डिमेंशिया है और विराज अब उसी का फ़ायदा उठाना चाहता है। इस सब में बस एक समस्या है कि उसे यह सारी बातें कुछ समय के लिए काम्या से छुपानी होगी और वैसे भी अथर्व ने उसे धमकी दी है ना कि उसे माथुर परिवार के बारे में इज्जत से बात करनी चाहिए। तो अब तो वो उनके दादाजी को घर पर ही ले आया है, इससे ज़्यादा क्या इज्जत देगा? तो अब अथर्व भी कुछ नहीं बोल पाएगा। पर विराज को जो बात नहीं पता थी वो ये थी कि वो जिस लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा है वो उसके बचपन के दोस्त और सबसे बड़े फाइनेंसर। इसकी वजह से उसका पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है, उसकी जान बन चुकी है और शायद जल्दी उसकी मालकिन भी बन जाएगी। सारा दिन विराज ने घर पर बैठकर मन्नत के आने का इंतजार किया और उसके गुस्से की इंतहा हो गई जब शाम तक भी मन्नत नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा, इस औरत को अपने दादाजी की भी चिंता नहीं है। विराजा माँ, आपको लगता है ये प्लान काम करेगा? वह तो अभी तक नहीं आई है, जबकि मैंने उससे सुबह फ़ोन पर बात की थी। उसे क्या लगता है वह कौन है? ऐसे कैसे वो एक डिमेंशिया के पेशेंट बूढ़े इंसान को छोड़ सकती हैं? नैना, तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा और वैसे भी अगर तुम्हें किसी बात का अफसोस जताना ही है तो इस बात का जताओ कि तुम कभी भी अपने दादाजी का भरोसा नहीं जीत पाए।
तभी तो उन्होंने सारी की सारी पावर और सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पापा को दे दी है, और तुम्हारे पापा आज भी तुमसे ज़्यादा अपने बिजनेस पार्टनर अथर्व पर भरोसा करते हैं, और इसीलिए आज तक तुम्हें सीईओ बनाने के बारे में सोच तक नहीं है। कोई अंधा भी उनके फैसले से यह बता सकता था कि वो एक तरफा फैसला कर रहे हैं। जब हमने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने की बात कही थी और कहा था कि अथर्व से अपना बिजनेस अलग आकर लेते हैं, तब भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और अब जबकि तुम सक्सेना इंटरप्राइजेज के चेयरमैन हो, वह तुम्हारे ऊपर इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं। और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए है ताकि तुम्हें उस अथर्व के सामने छोटा दिखाया जा सके। और इस सबसे ज़्यादा बुरा जो उन्होंने फैसला लिया वह ये था कि उन्होंने मेरे लाखना चाहते हुए भी तुम्हारी शादी उस घटिया लड़की मन्नत से कर दी। और उस अथर्व ने तुम्हें क्या धमकी दी थी कि माथुर परिवार के बारे में इज्जत से बात करो। वो तो बोलेगा ही, उसकी शादी ऐसी बदचलन लड़की से थोड़ी न हुई है। वो तो आज भी जहाँ चाहे वहाँ शादी करने के लिए आज़ाद हैं। वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल बिजनेस या कोई भी बड़े परिवार की लड़की से शादी कर सकता है, जबकि तुम्हारे हिस्से आई वो मन्नत। उसके बाद उन्होंने तुम्हें अपनी सगाई नहीं भी तोड़ने दी और शादी करके ही दम लिया। विराजा, बस अब आप कुछ मत कहिए, अब तो मैं उस मन्नत को बताता हूँ। उसको इस दरवाजे के अंदर आने तो दीजिए। एपिसोड 38। ठीक 8 बजे अथर्व ड्रैगन विला के बाहर मन्नत को लेने के लिए आया। अथर्व कार में ही बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अपना सर कार की सीट पर टिका रखा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करेंगे, और मुझे इंसाफ चाहिए, मन्नत ने कार में बैठते ही कहा। अथर्व, मैं देखना चाहता हूँ उन माँ बेटे का तुम्हारे प्रति व्यवहार कैसा होता है। ज़्यादातर वह तुम्हारे साथ किस तरीके का बर्ताव करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने क्या क्या झेला है। मन्नत, ठीक है। अथर्व उसके साथ है। मन्नत के पास इस वक्त डरने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसे अच्छे से पता है कि क्रमशः कुछ 40 मिनट की ड्राइव के बाद में अथर्व की कार सक्सेना फैमिली के गार्डन में खड़ी थी। अथर्व की कार देखकर अंदर से नौकर भागा हुआ आया, पर उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अथर्व की कार में मन्नत बैठी हुई है। अथर्व सर। मन्नत मैम, नौकर ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, पर फिर भी उसकी आवाज में इज्जत थी। अथवा विराज कहाँ है? नौकर अंदर ही है, वह आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए नौकर ने मन्नत के लिए दरवाजा खोला। अथर्व ने मन्नत की ओर देखकर कहा, पहले तुम अंदर जाओ, और साथ ही साथ अपने नौकर को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वह अंदर जाकर अथर्व के आने की खबर ना दे। अथर्व की बात मानकर नौकर बाहर ही रुक गया। अंदर जाने से पहले मन्नत ने एक बार मुड़कर अथर्व की ओर देखा और फिर सीधे अंदर पहुंची। लिविंग रूम में जैसे ही मन्नत पहुंची, उसने देखा विराज अपनी माँ के साथ बैठकर हंस हंसकर बातें कर रहा है। शातिर औरत के आदमी के साथ तुम बिजी थी। मुझे तो लगा अपने बूढ़े बीमार और थोड़े से दिमागी तौर पर पागल दादा की तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, तभी तो तुमने मुझे सारा दिन इंतजार करवाया। मन्नत को देखते ही विराज ने कहा। वह उठकर मन्नत को शायद पकड़ना भी चाहता था, पर पीछे से उसकी माँ ने उसे रोक लिया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की तरफदारी कर रही हूँ, पर विराज ने तुम्हें सुबह फोन किया था। तुम इतना लेट क्यों आए हो? तुम तो अपने आप ही, मेरा मतलब है पुराने पति की इज्जत ही नहीं करती, तो वो क्यों तुम्हारे साथ रहना चाहेगा? नैना ने मन्नत की ओर देखकर कहा और साथ ही साथ विराज को शांत रहने का इशारा किया। मन्नत ने दोनों माँ बेटे को भरपूर नज़र से देखा और वह इन दोनों के साथ एक सेकंड भी नहीं बिताना चाहती थी, फिर भी उसे यहाँ रहना था, क्योंकि बाहर से वह इंसान इनकी हरकतों को देख रहा था और सुन रहा था जो उसकी रक्षा कर रहा है। मुझे नहीं लगा था कि सक्सेना परिवार का दिल इतना प्यार भरा होगा कि वापस मुझे दोबारा यहाँ बुलाएंगे, मन्नत ने जानबूझकर प्यार से जवाब दिया। तुम्हें तो ये जानकर बहुत खुशी हुई होगी कि मैं तुमसे दोबारा शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी माथुर परिवार जमाने पहले अपनी इज्जत पैसा सब कुछ खो चुका है। तुम्हारे लिए तो ये बहुत बड़ा मौका है कि तुम फिर से सक्सेना परिवार में आ जाओगी। वैसे भी यहाँ की जैसी लग्जरी तुम्हें और कहाँ मिलेगी, इसी के लिए तो तुम इतने सालों से तैयारी और साजिश में कर रही थी न, पर अफसोस तुमसे सब छिन गया। विराज ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम अभी भी सक्सेना परिवार में वापस आना चाहती हो, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें कुछ बातें बता देती हूँ, क्योंकि तुम्हारा अतीत भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। और यह सब कुछ मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तुम दोनों की आगे की शादीशुदा जिंदगी ठीक रहे। तुम्हें नहीं लगता कि मैं सही कह रही हूँ?
नैना ने अपने हाथ में रखा चाय का कप नीचे रखते हुए कहा। जी बिल्कुल, बोलिए आपको क्या कहना है, मन्नत ने नैना के सामने पड़े हुए सोफे पर बैठे हुए कहा। एपिसोड 39। पहली बात, क्योंकि तुम्हारी शादी सक्सेना परिवार में फिर से होने वाली है, तो पिछली बार तो तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था और नतीजा तुम्हारे सामने है, इसलिए इस बार समझ लो। ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम और विराज दो अलग अलग परिवारों और अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से हो, इसलिए तुम्हें सक्सेना परिवार के सारे नियम धर्म और जो भी हमारे परिवार के उसूल हैं उन्हें मानना होगा। अब मैं कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। पहली बात, तुम्हारे पति का कहा हर शब्द तुम्हें मानना होगा और चाहे जो भी हो तुम्हें उसकी बात हर बात से पहले रखनी होगी, यह बात तो तुम अच्छे से समझती ही होगी। दूसरी बात, एक बार तुम दोबारा हमारे परिवार में आ जाओगी उसके बाद मैं तुम्हें अपने काम करने से नहीं रोकूंगी, जाहिर तौर पर, क्योंकि तुम्हारी जो की कमाई होगी वह तो तुम मुझे ही लाकर दोगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बवाल होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम फालतू पैसा खर्च करो और लोगों की नज़रें तुम पर उठे, क्योंकि हमारी परिवार की इज्जत के लिए विराज बहुत मेहनत से काम करता है। तीसरी बात, क्योंकि विराज सक्सेना इंटरप्राइजेज का चेयरमैन है तो जाहिर तौर पर तुम्हें मौका पड़ने पर उसके क्लाइंट्स को खुश भी करना होगा, और विराज बहुत बिजी रहता है और उसके लिए घर ना आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसे मेहनत करनी पड़ती है और वो बहुत बिजी इंसान है। तो मैं नहीं चाहूंगी कि आगे इस बात पर किसी भी तरीके का कोई तमाशा हो, और बाहर अगर उसके किसी औरत के साथ कोई संबंध भी होते हैं तो वो कंपनी के लिए कर रहा होगा, इसलिए इस बात पर भी कोई इल्जाम तमाशा या रोना धोना नहीं चाहिए। और चौथी बात पर, पहली तीन बातों को सुनकर मन्नत अपने आप को नहीं रोक पाए और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विराज की मां के पास कहने के लिए अभी और कुछ भी है। ये लोग कितना गिर सकते हैं, उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मन्नत ने बीच में बोलना ही सही समझा। मन्नता, वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ और जितना मुझे याद है तो इस परिवार में शादी होने से पहले तो आप सिर्फ एक स्टोर में काम करती थी, कोई ज्वेलरी बेचती थी। मन्नत की बात सुनकर नैना के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। विराज ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मेरी माँ तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रही, उन्हें बीच में क्यों रोक रही हो? मन्नता, अच्छा तो अगर तुम्हारी माँ की बातों के हिसाब से जाए तो तुम्हारा खून बहुत ही घटिया है, तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। तुम्हारे पास कोई सिंहासन या राजपाट है क्या जो तुम्हें मिलने वाला है? पहले मुझे ऐसा लगता था कि इस परिवार में इतने अच्छे, इतने समझदार और इतने सभ्य लोग हैं, तुम जैसा राक्षस इस परिवार में कैसे पैदा हो गया? पर आखिरकार मुझे उसका कारण और उसकी जड़ी मिल ही गई। तुम्हारी माँ की परवरिश और उनके बैकग्राउंड के हिसाब से तुम्हारे दादा ने वैसे ही बहुत बड़ा काम कर दिया है कि उन्होंने तुम्हें सक्सेना इंटरप्राइजेज का चेयरमैन बना रखा है, तभी तो पूरी बागडोर आज भी तुम्हारे हाथों में नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इस सब के बाद दादाजी से तुम्हें कुछ और मिलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दो। और इसके बाद मन्नत ने नैना की ओर देखकर कहा, मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि जो लड़की आपके बेटे को प्यार करेगी वो पक्का पागल होगी। यह बहुत ही बदतमीज और बहुत ही घटिया इंसान है, कुत्ते इससे बेहतर है। एपिसोड 40। मन्नत अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी और इसीलिए उसने बड़ी बड़ी आंखों से नैना की ओर देखते हुए कहा, मैं पहले ही जब 16 साल की थी तभी मन ने सगाई को तोड़ने के लिए कहा था। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे दादाजी से भीख मांगने के लिए कौन आया था। मिसेज सक्सेना, क्या आपकी याददाश्त चली गई है? क्योंकि मुझे बखूबी याद है कि जब मैं 17 साल की थी तब मैंने फिर दादाजी से एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए कहा था। और नैना सक्सेना जी, आप ही मेरे दादाजी के सामने घुटने के बल बैठकर एंगेजमेंट को न तोड़ने को कहा, क्योंकि आपको पता था कि अगर सगाई टूटी तो विराज के दादाजी उसका क्या हाल करेंगे, वो तो शायद इसे एक फूटी कौड़ी भी न देते। चेयरमैन भी मुझसे शादी होने के बाद बनाया था ना, और आपने मेरे दादाजी से यह वादा किया था कि अगर